अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। भारतीय वाहनों के दरो दीवार हिल रहे हैं क्योंकि ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ की बिजली इस वक्त कहर बनकर मोदी सरकार पर बरस रही है। ट्रंप की माशी पॉलिसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यहां तक कि भारत के अंदर से मोदी के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी अमेरिका के भारी टैरिफ लगने और मोदी की बेबसी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद किए गए 50% इजाफी टैरिफ को शर्मिंदगी का बायस करार देते हुए नरेंद्र मोदी को कमजोर और नाकाम हुक्मरान करार दिया है। राहुल गांधी का अपने बयान में कहना है कि मोदी हुकूमत की कमजोरी की वजह से भारत को सख्त इक्तिसादी दबाव का सामना है और अब वक्त आ गया है कि मोदी इक़्तिदार छोड़कर अवाम को नई क़यादत दें। राहुल गांधी का मजीद कहना था कि ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के साथ इक्तिसादी ब्लैकमेलिंग है। अब अवाम के मफादात को नज़रअंदाज करने का वक्त खत्म हो चुका है। मोदी इक़्तिदार छोड़ें और मुल्क को संवारने का मौका दें। अब राहुल गांधी के अलावा दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी ट्रंप को जवाब देने की बजाय कहीं छुप कर बैठे हुए हैं और अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ आयद किए जा रहा है। यानी अमेरिकी टैरिफ ने मोदी के लिए मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी हैं। मोदी तो गर्मजोशी से ट्रंप से हाथ मिलाया करता था, लेकिन ये गर्मजोशी भारतीय मईशत को ठंडा कर रही है। अब ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में आउडी मोदी रैली के दौरान एक साथ स्टेज शेयर किया था। हज़ारों लोगों के सामने दोनों ने हाथ मिलाया था, बगलगीर हुए और मुश्तरका तौर पर पुरजोश तकरीरें भी की थी। इस लम्हे को भारत और अमेरिका के ताल्लुकात की बुलंद तरीन सतह समझा गया था, लेकिन आज ट्रंप की दूसरी सदारत के सिर्फ 7 माह बाद यह मंजर एक धुंधली याद सा लगता है। दोनों ममालिक के दरमियान गर्मजोशी अब कशीदगी में बदल चुकी है। अब दोनों इत्तेहादी ममालिक तिजारती जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% टैरिफ आयद किया था। इस इक़दाम को काफ़ी सख्त तस्वुर किया गया, लेकिन 4 अगस्त को ट्रंप ने एक और बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है, जिसके बाद अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा जारी करते हुए भारत पर रूस से तेल खरीदने पर इजाफी 25% टैरिफ आयद कर दिया है। इस नए हुक्मनामे के बाद भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद टैरिफ बढ़ाने के हवाले से अपनी गुफ्तगू में कहा है कि भारत पर इससे भी ज़्यादा टैरिफ लग सकता है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद मोदी अपनी आवाम को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा है, यानी मोदी सफाइयाँ दे रहा है। अब इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के इस फैसले से भारत की मईशत को शदीद धचका लगने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का कहना है कि इस इक़दाम से भारत की मजमूई कौमी पैदावार में सालाना बुनियादों पर तकरीबन 1% तक कमी वाक़ हो सकती है, जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए तशवीशनाक बात है। माहिरीन के मुताबिक अगर भारतीय हुकूमत ने फौरी और मौसर पॉलिसी रद्दअमल ला दिया तो आइंदा 12 माह में GDP में 0.8% तक की कमी मुमकिन है। टैरिफ का सबसे बड़ा असर भारत के उन शोबों पर पड़ेगा जो बराह रास्त अमरीकी मंडी पर इन्हिसार करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा, हैंडक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तमाम सनतें लेबर इंटेंसिव हैं और इनमें बड़ी तादाद में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग काम करते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन। लिहाजा इन शोबों पर बराह रास्त असर मुलाजमतों में कमी, घरेलू आमदनी में गिरावट और बरामदी कारोबार के सुकड़ने की सूरत में ज़ाहिर होगा। इन शोबों में दरामदी कीमत बढ़ने की वजह से भारतीय मसनूआत अमरीकी मंडी में अपनी मुसाबकत खो बैठेंगी, जिसका मतलब है कि अमरीकी दरामद कुरिंदगान सस्ते मुतबादिल तलाश करेंगे, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए ऑर्डर्स में कमी वाक़ होगी, जिसके नतीजे में कारखानों की पैदावार कम होगी, मजदूरों को निकाला जाएगा और सरमायाकार इस गैर यकीनी माहौल में नई सरमायाकारी से गुरेज करेंगे। जबकि इस बढ़ते टैरिफ से भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात पड़ चुके हैं, खास तौर पर उन शोबों में जो अमरीकी बरामदात से जुड़े हुए हैं। रुपए की कदर पर भी दबाव बढ़ रहा है, जो दरामदात को मजीद महंगा और अफराते ज़र को हवा दे सकता है। दूसरी जानिब ये माशी इकदाम दरअसल एक सियासी दबाव का आला भी मालूम होता है। ट्रंप इंतजामिया भारत को यह पैगाम देना चाहती है कि अगर वो अमरीकी खारजा पॉलिसी खुसूसन रूस के खिलाफ इकदाम से इनहराफ करेगा तो इसे उसकी इक्तिसादी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमरीका भारत को यह पैगाम देना चाहता है कि आलमी जोग्राफियाई सियासत में गैर जानिबदार या फिर रूस की तरफ झुकाव इसके लिए नाकाबिल कबूल है। इसके साथ साथ अमेरिका ये भी जाहिर करना चाहता है कि वो आलमी ताकत के तौर पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकता है, चाहे सामने वाला मुल्क एक उभरती हुई मीशत हो या फिर अपना इत्तेहादी हो। यानी ट्रंप की पॉलिसी सिर्फ तिजारती दबाव तक महदूद नहीं है, बल्कि एक बड़ी आलमी सफबंदी का हिस्सा भी है, जिसमें अमरीका, रूस, चीन और ब्रिक्स ब्लॉक के बढ़ते हुए असर और रसूख को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना अमेरिका को यह तासुर देता है कि वो बिलवास्ता रूस की जंगी मशीन को तकवीत दे रहा है, जिसके खिलाफ अमेरिका माशी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल भारत पर 50% टैरिफ का इतलाक न सिर्फ इक्तिसादी सतह पर जल्जला बपा करेगा, बल्कि ये एक वसी तर सियासी पैगाम भी है। इसका मकसद भारत को अमरीकी पॉलिसीज़ के साथ हमाहंग होने पर मजबूर करना है और साथ ही साथ दुनिया को यह दिखाना भी मकसूद है कि अमरीका अब भी आलमी सियासत का मरकज़ है।
अब अमेरिका के बढ़ते दबाव के पेश नज़र भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 साल के तवील वक्फे के बाद पहली बार चीन का दौरा करने जा रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीनी शहर तियानजिन जाएंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में अपने उरूज पर है। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाज़िया चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हालिया दिनों में हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ इंपोज किया इंडिया पे, उसके बाद फिर 25%, मजमूई तौर पर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया गया है। इस गैर मामूली दबाव की बुनियादी वजह क्या है? जी बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और जो टैरिफ हैं ट्रंप के वो पूरी दुनिया में एज अ सैंक्शन ही यूज हो रहे हैं। और एज अ निगोशिएशन जो है वो प्लॉय यूज हो रहे हैं कि आपको हमारी तरफ से ये करना होगा, ये नहीं करना होगा, तो इसी तरह से टैरिफ यूज हो रहे हैं। अब हुआ ये है कि जयशंकर पिछले पूरे टेन्योर में तो बहुत ज्यादा लेजर आइज के साथ बहुत एटीट्यूड दिखाते रहे हैं और बताते रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ में भी नेविगेट करेंगे, ग्लोबल नॉर्थ में भी नेविगेट करेंगे। और जब टाइम आया है और हम जो है जो कि इतना दुनिया के अंदर शोर नहीं मचाते फिर रहे थे, हमने प्रॉपरली उसको निगोशिएट भी कर लिया, नेविगेट भी कर लिया। हमने इस चीज़ को बहुत रीइटरेट भी कर दिया कि वीजा वी चाइना हमारा क्या रिलेशन है, वीजा वी रीजन क्या है और अमेरिका के साथ जो है हम किस तरह से आगे चलेंगे। अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में क्रूड ऑयल जो है वो ईरान से स्मगल किया हुआ है और रशिया से खरीदा हुआ है, और वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ही खरीदा हुआ है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे अमेरिका में मुकदमे चल रहे हैं रिश्वत के और बदउनवानी के। और वो जो आया है क्रूड ऑयल, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त ये स्टांस ले रही है कि जी हमने, क्योंकि हमारी पेजेंट सोसाइटी है और हमारा सारा डेयरी और फार्मिंग का काम होता है, तो हमारी सोसाइटी को इस तरह की सपोर्ट चाहिए होती है। अब इंडिया के अंदर से आवाजें ये हैं कि अगर आप इतनी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल जो है वो खरीदते और स्मगल करते रहे हैं वाया अडानी, तो उसका इंडियंस को क्या बेनिफिट हुआ है और वो इंडियंस ने उससे कितना फायदा उठाया है। वो तो उसी तरह पेट्रोल की कीमत है, उसी तरह तेल मिल रहा है, उसी तरह सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक मनूवरिंग है अमेरिका की तरफ से। लेकिन जैसे आप फरमा रही है कि ये एक इंडिया नेगोशिएटिंग टैरिफ है जिसके लिए आपको नेगोशिएशन में आना पड़ेगा या अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, तो क्या नेगोशिएट कर नहीं पा रहा है भारत, करना चाहता नहीं है, या को दिक्कत है इंटरनली, जैसे आप फरमा रही हैं कि वो ये नेगोशिएट कर नहीं सकता एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, सारी की सारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके जो फंड रेजर हैं वो वही बिलियनर एलिट्स हैं जो कि ये सारे इन बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। तो मोदी जो है वो उनके हाथों भी ब्लैकमेल हो रहे हैं कि अब किस तरह से या तो बात मानी जाए, क्योंकि अमेरिका का कहना ये है कि रशियन ऑयल तो आप फौरन खरीदना बंद कर दें। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हमारी तरह स्टांस ले लें कि जी हमारा स्ट्रेटेजिक पुराना एलाय है और हमने चाइना जो है हमारे केस में हम नहीं छोड़ सकते। तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ सकते रशिया को, हम उससे ऑयल खरीदते रहेंगे। और साथ में ये कि जो वहाँ के जो एलीट है पावर कॉरिडोर्स की, जो कि गवर्नमेंट चला रही है, उनके उनके इंटरेस्ट को बहुत धक्का लगे। और अब कल और परसों से वहां पे निगोशिएशन टीम्स आई हुई हैं अमेरिका से और वो बात कर रहे हैं, जिसमें एक तो वो कह रहे हैं जी वहां पे मुकदमा करेंगे जो ईरान से आप तेल स्मगल करते रहे और रशिया से तो आप फिलफौर बंद कर दें, और प्लस कुछ और सेक्टर जो हैं वो आप हमारे लिए ओपन करें और अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारे से जो है वो कम करें। अब इंडिया प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये काम नहीं कर पाएगा। इंडिया ने इस ऑयल ट्रेड से बहुत कमाया है और बहुत फायदा उठाया है, और चंद लोगों ने, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने फायदा उठाया है और वो पीछे नहीं हटेंगे और वो इसी तरह इंडिया को इस मखमसे में डलवाए रखेंगे कि अब इंडिया अगला स्ट्रेटेजिक मूव क्या लेगा। तो और भारत अगर इस ये कर तरह नहीं पाएगा तो क्या इंडिया भी खुद को रीअलाइन कर रहा है? अब एससीओ में शिरकत के लिए नरेंद्र मोदी को चाइना जाना है, तो हम क्या रीअलाइनमेंट देखेंगे इंडियन साइड से भी? देखिए, इंडिया जो है वो कभी भी स्ट्रेटेजिकली क्लियर नहीं रहा है कि उसने क्या करना है। ब्रिक्स में भी वो हिपोक्रिटिकली ही होता है। उनके एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं M.K. बदर कुमार, उनका कहना ये है कि जी रिसेंटली मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी कि हम तो आउट ऑफ कर्टसी ब्रिक्स में हैं और
वेस्ट को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम ब्रिक्स में हैं, तो अभी तक वहां पे ब्रिक्स करेंसी नहीं बन सकी या डी-डॉलराइजेशन नहीं हो सकी। और एससीओ में भी उनका यही है, वो साथ में क्वाड के मेंबर भी हैं, तो वो ग्लोबल नॉर्थ की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हैं जिनका मकसद चाइना को कंटेन करना है, बट ग्लोबल साउथ की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी है जिनका मकसद जो है वो ग्लोबल नॉर्थ के सामने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना है। तो दो डिफरेंट टाइप के वर्ल्ड ऑर्डर्स के दरमियान वो पूरी तरह से वो जो है वो उसका शिकार है। अगला जो 2026 की ब्रिक्स जो चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंसी है सॉरी, वो भी इंडिया के हिस्से में आने का है, लेकिन वो होता म्यूचुअल एग्रीमेंट से है। तो अब देखते हैं कि चाइना और रशिया जो है वो मानते हैं कि नहीं मानते। तो अगर ब्रिक्स भी अगले साल जो है वो इंडिया में होता है, एससीओ में शिरकत करने के लिए भी इन्होंने जाना है। मोदी ने जो है वो ब्राजील में इस दफा के ब्रिक्स में ये कहा है कि ब्रिक्स की सदारत अगर हमें मिलेगी तो हम उसको G20 पे अलाइन कर देंगे। तो वो इतने नाइव हैं या इतने ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड है कोई कि G20 एक बिल्कुल डिफरेंट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है और ब्रिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ब्रिक्स को बनाया ही G20 की जिद पे था, तो आप G20 पे उसे कैसे अलाइन कर देंगे? तो ये इनकी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है। और अपने जो रीजन में अपने दोस्तों के साथ जिनको वो क्लेम करते हैं, वहां पे हिपोक्रेसी है कि आप 100% अर्नेस्ट होके किसी के साथ भी नहीं है। कभी आप ईरान के साथ भी 100% नहीं थे, बांग्लादेश के साथ भी नहीं थे, तो आप डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट हैं। और अब जो है वो जयशंकर अपनी जो है वो धुआंधार तकारीर भी करने के लिए आपको कहीं दिखाई नहीं देते। डॉक्टर साहब, लास्टली क्या ये कहा जा सकता है कि मोदी गवर्नमेंट इज इन डेंजर? मोदी गवर्नमेंट डेफिनेटली डेंजर में है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं जी उनके पास एक बहुत बड़ा स्कैंडल हाथ में आ गया है कि ये पिछले जो इलेक्शन थे उसके दरमियान इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या धांधली की हुई है। वो कह रहे हैं मेरे पास एक सॉलिड उसका जो है वो प्रूफ है। तो उसको भी अगर देखें तो प्लस अभी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, अगर ये घुटने टेक देते हैं टैरिफ्स के सामने, तो इंडियन इकोनॉमी जैसी कैसी है, जो भी इन्होंने फेक फिगर्स दिखाकर जीडीपी दिखाई हुई है वो धड़ाम से गिर जाएगी। और अगर ये टैरिफ्स के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी हम आपकी बात नहीं मानते, तो फिर इनका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा वेस्ट के साथ है, वो बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो बॉटल नेक में है और आई डोंट नो कि वो कैसे निकलेंगे बीच में बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया चीमा, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थी। ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर का पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक ये राज मुनकशफ करना कि ब्यूरोक्रेट्स ने पुर्तगाल की शहरियत ले रखी है और एक बड़ी तादाद है उस पर ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सख्त सामने आया है। इससे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुल्की सियासी फ़ज़ा में उस वक्त हलचल मची जब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक मुतनाज़ा और चौंका देने वाला दावा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी न सिर्फ पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है बल्कि वहाँ की शहरियत के हुसूल के लिए भी सरगर्म है। उनका यह भी कहना था कि अफसरान पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाकर अब पुरसाइश रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि सियासतदान उनके बाद बचा कुचाई खाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक मखसूस ब्यूरोक्रेट का हवाला भी दिया जिसे उन्होंने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का करीबी साथी करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि वो बेटियों की शादी पर महज सलामी के मद में 4 अरब रुपए वसूल कर चुका है। अब वज़ीर दिफा का ये बयान न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बल्कि मुल्क के आला इंतज़ामी और सरकारी हलकों में भी शदीद रद्द अमल का बाइस बना। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और नैब की जानिब से सख्त तरदीद सामने आई है। दोनों इदारों के मुताबिक उनके पास इस हवाले से कोई मुस्तनद मालूमात या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद नहीं है जो इस बात की तस्दीक कर सके कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का निस्फ से ज़ायद पुर्तगाल में जायदाद खरीद चुका है या शहरियत के हुसूल की कोशिश में मसरूफ़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एक सीनियर ऑफिसर के बकौल किसी भी आला ब्यूरोक्रेट के खिलाफ अगर ऐसे इल्ज़ाम साबित हों तो उसको कानून के मुताबिक मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है, जैसा कि उस अफसर के साथ हो चुका है जिसका जिक्र मुबहम अंदाज में उस्मान बुज़दार के करीब होने के तनाजुर में किया गया है। जबकि दूसरी जानिब नैब ने भी तस्दीक की है कि उनके इदारे के तहत ज़ेर तफ्तीश किसी भी केस में ऐसे हक़ाइक़ सामने नहीं आई जो वज़ीर दिफा के बयान से मुताबिकत रखते हों। अब बहरहाल ख्वाजा आसिफ के इस बयान के नतीजे में मुल्क की सिविल ब्यूरोक्रेसी में शदीद गुस्सा और मायूसी देखने में आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सीनियर अफसरान ने निजी तौर पर इजहार नाराज़गी करते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ का ये बयान ना सिर्फ पूरे ब्यूरोक्रेटिक ढांचे की साख को ख़राब करने की कोशिश है बल्कि इससे सरकारी मुलाजमीन के मोराल पर भी इंतहाई मनफी असर पड़ा है। इन अफसरान के बकौल अगर वज़ीर दिफा के पास वाकई कोई मुसद्दिका शवाहिद मौजूद थे
तो उन्हें चाहिए था कि वो नैब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न या वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रुजू करते हैं, ना कि सोशल मीडिया पर खुलेआम इदारों को निशाना बनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया वाकई पुर्तगाल में पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स जायदादें ख़रीद रहे हैं? अगर ऐसा है तो पुर्तगाली को क्यों तरजीह दी जा रही है? इस सिलसिले में ज़रूरी है कि पुर्तगाल की गोल्डन वीज़ा स्कीम को समझा जाए, जिसके तहत गैर मुल्की सरमायाकार वहाँ जायदाद, बिजनेस या फंड्स में सरमायाकारी के ज़रिए रिहायशी इजाज़तनामा और चंद साल शहरियत हासिल कर सकते हैं, जैसा कि पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, जो गोल्डन रेजिडेंस परमिट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोग्राम के तहत जो गैर यूरोपीय ममालिक के शहरी हैं वो एक मखसूस रकम की सरमायाकारी के बदले पुर्तगाल में मुस्तकिल रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत नौकरियां पैदा करने, तहकीकाती सरगर्मियों, कमर्शियल कंपनी के क़याम, सकाफ़त और फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ और दीगर स्कीम्स में सरमायाकारी के लिए फ़ंड्स पुर्तगाल मुंतकिल किए जा सकते हैं। गो कि पुर्तगाल ने 2023 में जायदाद ख़रीदारी पर अपनी गोल्डन वीज़ा को बंद कर दिया, लेकिन दीगर सरमायाकारी के रास्ते अब भी खुले हैं, जैसा कि कल्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च या फिर पुर्तगाली कंपनीज़ में सरमायाकारी। इस स्कीम की बदौलत बहुत से ममालिक के शहरियों, खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक के आला आमदनी वाले तबके ने पुर्तगाल का रुख किया। पुर्तगाल को इस मकसद के लिए मंतखब करने की एक वजह यह भी है कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, जहाँ शहरियत हासिल करने के बाद दीगर यूरोपीय ममालिक में भी आज़ादाना सफ़र, तालीम, मुलाजमत और सरमायाकारी की सहूलियात दस्तियाब हो जाती हैं। पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो दुबई, लंदन और कनाडा के बाद पुर्तगाल एक उभरता हुआ मकाम बनकर सामने आया, जहाँ पाकिस्तानी अपनी दौलत को महफूज करने के लिए जायदादें खरीद रहे हैं। लेकिन इस बात में अभाम यह है कि ब्यूरोक्रेसी की आधी से ज़्यादा तादाद इस रुझान में मुलव्वस है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मुताबिक पाकिस्तान में ग्रेड 17 से 22 के तमाम अफसरान की और गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करना लाजमी, और अगर कोई अफसर इस कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के मालियाती इदारे और FBR भी गैर मुल्की असासों से मुतालिक रिपोर्टिंग के दायरा कार में आते हैं, जहाँ से ऐसे इकदामात की निशानदेही की जा सकती है। दुबई में लॉक जैसी बैन अल-अक़वामी तहकीकाती रिपोर्ट्स ने इस हकीकत की निशानदेही ज़रूर की है कि हज़ारों पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क जायदादें खरीदी, लेकिन इनमें अक्सरियत निजी कारोबारी अफराद, सियासतदानों या गैर मुकीम पाकिस्तानियों की है। लेकिन ताहाल कोई ऐसी जामे सरकारी रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो इस बात की तस्दीक करे कि मौजूदा या साबिक ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी तादाद ने पुर्तगाल या किसी और मुल्क में गैर कानूनी या मशकूक ज़राए से जायदादें बनाई हों। ऐसे में ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर सियासतदान का ये बयान कई सवालात को जन्म देता है कि आया ये बयान महज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए था या फिर वाकई वो किसी खुफिया मालूमात के हामिल हैं जिन्हें वो मंजरेआम पर लाने से गुरेज कर रहे हैं। इस सूरत हाल में ज़रूरत इस बात की है कि कौमी सतह पर शफाफ एहतसाब के निज़ाम को मजबूत किया जाए, और फिर ज़ाहिर है डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ जैसा तगड़ा डिफेंस मिनिस्टर, वज़ीर दिफा है, वो इस मामले को कैबिनेट में उठा सकते हैं, पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी बात क्यों की गई? ख्वाजा आसिफ साहब को तो चाहिए कि वो इस बात को कैबिनेट की सतह के ऊपर टेकअप करें, कंसेंट क्वार्टर्स तक लेके जाए और उन लोगों के नाम सामने लेके आए जिनकी मालूमात उनके पास मौजूद है। ज़ाहिर है वो एक रिसोर्सफुल आदमी है, उनके सोर्सेज भी हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन भी है, वो इसको टेबल करें और फिर उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती है उस एक्शन को एक्सपेडाइट भी किया जाना चाहिए। अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके को गैर कानूनी तौर पर ऐसा काम किया है तो ज़ाहिर है ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर दिस। और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी एक ऐसी खिलाफ कानून चीज़ है, और ज़ाहिर है ऐसे आला सतह के ऊपर जो लोग बैठे हुए होते हैं उनके पास सीक्रेट्स होते हैं, मुल्की राज होते हैं, और जब वो इस तरीके से किसी और मुल्क की शरीयत लेंगे और वहाँ के हामी और वफादार होंगे तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो उनके ऊपर उठेगा। तो ऐसे में डिफेंस मिनिस्टर साहब को ये चाहिए, आज ही फवाद चौधरी साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से दिया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, और वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने असल में जो उनका मसला ADCR सियालकोट के साथ था, एक अफसर के साथ प्रॉब्लम था और गुस्सा उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर निकाल दिया। अब बातें तो हो रही है इसके ऊपर, ज़ाहिर है सियासी लोग भी कर रहे हैं, वो अपने तौर पे इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। कल भी इस पे फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो एक तरह की इंडोर्समेंट ही थी ख्वाजा आसिफ साहब की इस स्टेटमेंट की जो पुर्तगाल से मुतालिक उन्होंने दिया। लेकिन आज उन्होंने एक और बात कर दी, इसको एक और एंगल दे दिया।
आज ही इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का इसके ऊपर रिएक्शन भी आ गया, आज ही नैब से मुतालिक भी ज़ाहिर है जहाँ ब्यूरोक्रेसी मौजूद है और सिविल ब्यूरोक्रेसी के हलकों में जिस अंदाज में इस मामले को देखा गया है। अब शेर अफजल मरवत साहब के सोर्सेज भी ये कहते हैं कि इस तरह की चीज़ है, यानी वो ख्वाजा आसिफ साहब के इस स्टेटमेंट की को इंडोर्स कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं। और अगर वाकई ये ऐसा है, कोई गैर मामूली मामला है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फोरम पे भी उठाया जा सकता है। इसको पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर ऑपोजिशन टेकअप कर सकती है। और अब ये मामला ऐसे तो नहीं जाने देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह तो दिया, और ख्वाजा आसिफ साहब के इस स्टेटमेंट की एक और डायमेंशन जो सेकंड पार्ट है इनके स्टेटमेंट का, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो सियासतदान है वो तो बचा कुछ ही खाते हैं। यानी उन्होंने इस बात की भी तरदीद नहीं की कि सियासतदान खाते नहीं, वो ये कह रहे हैं खाते हैं लेकिन बचा कुछ खाते हैं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब के इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनका निशाना है। अगर वो कोई पर्सनल अटैक है किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के ऊपर, जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, वो बात भी सामने, फिर आधी ब्यूरोक्रेसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। और अगर वाकई इसमें कोई हकीकत है तो फिर इसको मंजर आम पे लाना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। इस हवाले से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके मुताल्लिक ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी। इवन ये फैसले सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके दोहरी शरीयत से मुताल्लिक, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनकी दोहरी शरीयत, पर्टिकुलरली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पुलिस ऑफिसर्स से मुताल्लिक क्या है। और अभी भी ज़ाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, विदाउट मैंशनिंग एनी वंस नेम, वो पुलिस के अंदर हों या वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर हों या और जो है वो किसी ग्रुप के अंदर हों, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। कुछ हाजिर सर्विस हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, ज़ाहिर है कुछ नौकरी छोड़ चुके हैं। लेकिन जो भी मामला है, और जो ज़ाहिर है ये कोई मामूली मामला नहीं है, इंतहाई गैर मामूली इस लिहाज से भी है कि वो लोग जो अहम पोस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे होते हैं और उनके पास स्टेट सीक्रेट्स मौजूद होते हैं, वो जब किसी और जगह पर जाएंगे तो स्टेट सीक्रेट्स जो है वो भी दाव पे लगने का एक बहुत बड़ा अंदेशा वाक़ई हो जाता है, जो यकीनन किसी भी सूरत में रियासती मफाद में नहीं है। ये एक मामला उठा तो दिया गया है, अगर ये सच है तो फिर इसकी छानबीन छान फटक यकीनन होनी चाहिए और हर सतह के ऊपर होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले के तहत बहरिया टाउन से मुंसलिक 6 कमर्शियल जायदादों की नीलामी का अमल शुरू हो चुका है, जिसका मकसद अदालत की जानिब से मंजूर शुदा प्ली बार्गेन के तहत वाजिबुल अदा रकम की वसूली को मुमकिन बनाना है। नैब रावलपिंडी की जानिब से जारी करदा एलामिये में इस बात की तस्दीक की गई है कि इन 6 में से 3 जायदादें बाकायदा तौर पर नीलाम हो चुकी हैं, जिनमें से एक मारूफ जायदाद रुपेश मार की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में फ़रोख्त हुई है। इस रकम का तखमीना इससे कबल तयशुदा कम अज़ कम कीमत से तकरीबन 2 करोड़ रुपए ज़ायद है। नैब के मुताबिक इस फ़रोख्त का मकसद प्ली बार्गेन की बाकी रकम की वसूली को मुमकिन बनाना है, जिसका कानूनी पस मंज़र एक तवील अरसे से जारी अदालती कार्रवाइयों से जुड़ा हुआ है। अब फ़रोख्त शुदा जायदादों में कॉरपोरेट दफ्तर प्लॉट नंबर 7D और 7E फ़ेज़ 2 बहरिया टाउन रावलपिंडी पर रुपेश शादी हॉल और लॉन एरिना सिनेमा बहरिया टाउन रावलपिंडी शामिल हैं, जबकि दीगर जायदादों में बहरिया टाउन बैनुल अक़वामी एकेडमी और सफारी क्लब बहरिया टाउन रावलपिंडी भी शामिल है, जिनकी नीलामी के अमल पर मुस्तकिल और ज़ाहिर मुस्तकबिल करीब में मज़ीद पेशरफ मुतवक्के है। नैब के जारी एलामिये के मुताबिक फ़रोख्त शुदा जायदाद की कीमत की अदायगी और इसके बदले जायदाद की मुंतकली का अमल ताहाल जारी है। अब इस नीलामी के अमल के साथ साथ एक अहम कानूनी पहलू भी सामने आया है, जैसे कि बहरिया टाउन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और बहरिया टाउन की जानिब से अदालत उज़्मा में दायर करदा अपील में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है और नीलामी का अमल उस वक्त तक रोका जाना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना हतमी फैसला न सुना दे। अपील में यह नुक्ता भी उठाया गया है कि नीलामी से कबल तमाम कानूनी तकाज़ों की तकमील ज़रूरी है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि नीलामी का अमल शफाफ और तमाम फरीकैन के हुकूक की मुकम्मल हिफाजत के साथ मुकम्मल हुआ है। इसके अलावा ये मौक़िफ़ भी सामने आया है कि जायदादों की फ़रोख्त से बहरिया टाउन की जारी कारोबारी सरगर्मियों और ज़ेर तामीर मनसूबों पर मुमकिन असरात मुरतब हो सकते हैं, जिसकी वजह से अदालत से इस्तदा की गई है कि इस अमल को हतमी फैसले तक मौखर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा अपील की समाअत आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के है और इसमें होने वाला फैसला न सिर्फ नीलामी के आइंदा शेड्यूल पर असरअंदाज हो सकता है, बल्कि ये फैसला नैब के आइंदा इक़दामात और बहरिया टाउन से मुंसलिक दीगर जायदादों की कानूनी हैसियत पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकता है। इस वक्त तमाम मुतल्लिका फ़रीक अदालत उज़्मा के फैसले के मुंतज़िर हैं, जो इस कानूनी तनाज़े की समत का तयन करेगा। दूसरी जानिब बहरिया टाउन की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इनकी जायदादों की फ़रोख्त एक हसास मामला है, जो न सिर्फ उनके इदारे की साख बल्कि हज़ारों मुलाजमीन और ख़रीदारों के मफादात पर भी असर डाल सकता है। और गुज़श्ता दिनों बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने भी इस हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कि मैं दिल की गहराइयों से आखिरी अपील करता हूँ कि हमें संजीदा मुकालमे और एक बावकार हल की तरफ
वापस जाने का मौका दिया जाए। और इस मकसद के लिए हम यकीन दिलाते हैं कि हम किसी भी सालिसी में मुकम्मल शिरकत करेंगे और इसके फैसले पर 100% अमल दरामद करेंगे। अगर सालिसी के फैसले में हमें रकम की अदायगी का पाबंद किया गया तो इंशाल्लाह हम इसे अदा करेंगे। मलिक रियाज ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान के इदारे इंसाफ, हिकमत और दानिशमंदी से काम लेंगे और हमें इस मुश्किल मोड़ से निकालने में मस्बत किरदार अदा करेंगे। मलिक रियाज का मजीद कहना था कि बहरिया टाउन की मुल्क भर में सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो चुकी हैं और हमारा कैश फ्लो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। रोज़मर्रा की सर्विसेज फराम करना नामुमकिन हो चुका है। हम अपने हज़ारों मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने से कासिर हैं और सूरत हाल यहाँ तक आन पहुँची है कि हमें मुल्क भर में बहरिया टाउन की तमाम सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनका मजीद कहना था कि हम इस आखिरी कदम से सिर्फ एक कदम पीछे हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही है। हम एक जानिब मलिक रियाज बहरिया टाउन की सरगर्मियों के मुतासर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि इन जायदादों की नीलामी से रिहायशियों को कोई मसला नहीं होगा। मलिक रियाज की जानिब से बहरिया टाउन की सरगर्मियों के मुतासर होने का खदशा अपनी जगह हम है, क्योंकि इससे हज़ारों रिहायशियों और सरमायाकारों का मफाद वाबस्ता है। ताहम वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत की नीलामी सिर्फ मखसूस जायदादों तक महदूद है और रिहायशियों को कोई मसला नहीं होगा, एक इत्मीनान बख्श मौक़िफ़ है। दोनों बयानी अपनी जगह वजन रखते हैं, लेकिन जब तक अदालती और कानूनी अमल मुकम्मल नहीं होता हतमी राय कायम करना मुश्किल है। अहम बात यह है कि रियासत को शफाफियत, कानून की बालादस्ती और अवामी मफाद को यकीनी बनाना होगा ताकि किसी भी फरीक के हुकूक मुतासर ना हो। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट सा शेयर करेंगे। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ताज़ा तरीन सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत की उमूर चलाने के अखराजात में 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो खुद हुकूमत के मुकर्रर करदा हदफ और नज़रसानी शुदा तखमीने दोनों से कहीं ज़्यादा है। 2023-24 के माली साल में अखराजात 784 अरब रुपये से बढ़कर गुज़श्ता माली साल में 892 अरब रुपये तक जा पहुँचे, यानी सिर्फ एक साल में 108 अरब रुपये का इजाफा हुआ, जो किसी भी किफ़ायतशारी मुहिम के साथ मजाक से कम नहीं है। ये इजाफा इन हालात में हुआ है जब मुल्क शदीद माली बहरान, गर्दिशी कर्ज़ों और IMF की कड़ी शराइत के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। आवाम को बिजली, पेट्रोल, अद्वियात और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर किया जा रहा है और हर सतह पर उन्हें कुर्बानी देने का दर्स दिया जा रहा है, लेकिन खुद हुकूमत के अपने ऐवानों में अखराजात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। इन अखराजात में रोज़मर्रा की सरकारी सरगर्मियाँ, वजारतों और इदारों की इंतज़ामी ज़रूरियात, तनख्वाहें, मराआत, दफातर के अखराजात और दीगर ऑपरेशनल उमूर शामिल हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिस वक्त मुल्क को खुद इन्हिसारी, किफ़ायतशारी और माली नज़्म व ज़ब्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं वफाकी हुकूमत का माली डिसिप्लिन बुरी तरह बिखरा हुआ दिखाई देता है। एक जानिब हुकूमत मुसलसल आवाम पर यह तासुर कायम करने की कोशिश कर रही है कि वो सख्त फैसले कर रही है, गैर ज़रूरी अखराजात बंद किए जा रहे हैं, सरकारी फजूल खर्ची पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहा है। आवाम शदीद टैक्सेस के बोझ तले दबी नज़र आती है। तासुर यह दिया जाता है कि आवाम पर टैक्स और सख्त हालात से गुजार कर मईशत को मुस्तहकम करना है, लेकिन शाही अखराजात इसके मुकम्मल बरक्स हैं। इस बात से यह तासुर उभरता है कि मुल्क के मुश्किल हालात में कुर्बानी का दर्स सिर्फ आवाम को दिया जाता है, जबकि हुक्मरान किफ़ायतशारी के नाम नहाद दावे करके शाही खर्चियाँ करते नज़र आते हैं। ये वही हुकूमत है जिसने बारहा ऐलान किया कि बड़े पैमाने पर सरकारी अखराजात कम किए जा रहे हैं, वज़रा की मरात महदूद की जा रही, गैर ज़रूरी दौरे, TADA और सरकारी प्रोटोकॉल कम किए जा रहे हैं, लेकिन जब असल आदाद व शुमार सामने आते हैं तो वाज़े होता है कि बयानात सिर्फ बयान ही रह गए, अमली तौर पर बेहतरी के कोई आसार नहीं। या ये सवाल भी अहम हो जाता है कि क्या हुकूमत के किफ़ायतशारी के दावे महज अवामी तासुर की हद तक महदूद हैं? अगर रियासत के आला इदारे खुद अपने अखराजात कंट्रोल करने में नाकाम हो तो फिर आम शहरी से कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो कुर्बानी दे? बनिज़ात गवाह है कि पिछले सालों की तरह एक बार फिर हुकूमत ने खुद पर खर्च कम करने की बजाय अवाम पर बोझ डालने को ही आसान हल समझा है। अब हुकूमती अखराजात में हालिया इजाफा न सिर्फ माली बद इंतज़ामी की अक्कासी करता है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर हुकूमत किन मामलात में इतनी बड़ी रकम खर्च कर रही है, जबकि तरक्याती मनसूबे सुस्त रवि का शिकार है और महंगाई आसमान को छू रही है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।